जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे हैं और पूरी शिद्दत मेहनत से अपने ड्रीम के लिए आप लोग लगे हो। बिहार में अगर आपको दरोगा बनना है, इफ यू वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर इन बिहार, दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल जो आपको बताता है कि एग्जैक्टली आपको ये एग्जाम किस तरीके से निकालना है, चाहे प्री हो, मेंस हो, फिजिकल हो, आपको मेरिट तक लेके जाता है। आज जो हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि हमने कहा था कि 150 टॉपिक से आप हर एक दरोगा चाहे एक्साइज आप निकाल सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए पढ़ना क्या है। 1 मिनट में आपका ले रहा हूं, उसके बाद हम ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। अगर आपने 1275 का जितना भी रिजल्ट ड्रीम डोज के थ्रू हुआ है, अगर आपने उनका इंटरव्यू अगर आपने देखा है, अगर नहीं देखा है तो जरूर देखें, ठीक है, आपको समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि जो सही चीज है वो आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। उसमें एक चीज आपने कॉमन देखा होगा कि जो भी हमने पढ़ाया, जो भी कंसाइजली, ठीक है, ताकि एग्जाम से 1 मंथ पहले आप हर एक चीज को रिवाइज कर पाओ। जिस दिन आप हर चीज समेटने के चक्कर में रहोगे, हाथ में कुछ नहीं आएगा। एग्जाम आपको 18 मई को है, आपके सामने दिखना चाहिए कि हाँ, मुझे ज्योग्राफी में 15 टॉपिक पढ़ना है, मेरा कंफर्म है, ये मैं पढ़ूंगा और इतने समय में खत्म कर लूंगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में 2-3 टॉपिक कहां से क्वेश्चन आता है वो मैं पढ़ूंगा, खत्म, ठीक है। बिहार में मुझे ये पढ़ना है, खत्म। उसी प्रकार से डिफरेंट सब्जेक्ट, चाहे हिस्ट्री हो चाहे आपका पॉलिटी हो, वो भी हमने नीचे एक प्लेलिस्ट बना दिया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, ये आप जरूर देख लें, ठीक है। और नीचे लिंक भी है, उसके थ्रू आपको स्टेटस के क्वेश्चन जो होते हैं वो भी आपको फॉलो करना है। एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जो भी आपको यहां मैं बताऊंगा, इसके लिए जो आपको नोट्स फॉलो करना है, आप कहीं भी पढ़ते उससे मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको वही पढ़ना है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज है, ठीक है, आप कहीं भी पढ़ते हो बहुत सारे नोट्स होंगे आपके, वो पढ़ना है जो आपको एग्जाम में आएगा। एक एक पेज से 3-3 क्वेश्चंस आया हुआ है और वही आपको पढ़ना है। हमने पहले भी आपको नोट्स, आपके हर नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया है। जैसे ये इंडियन ज्योग्राफी है, इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको दिया गया है ताकि इंग्लिश मीडियम वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज जो हम लोग जो भी बात करेंगे उसको आपको पढ़ना कहां से है, तो ये जो आपको इंडियन ज्योग्राफी का जो दिया गया है, एकदम आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया गया है, ठीक है। जो मैं यहां आपको बताने वाला हूं उसी हिसाब से पूरा पीडीएफ डिजाइन किया गया है और इसी हिसाब से पूरा वीडियोस आपको दिए गए हैं। वीडियोस अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे भी सबको प्रोवाइड किया गया, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हो। स्टार्ट करता हूं मैं फिर से आपको याद करवाता हूं कि जितना हम बता रहे हैं बस उतना ही आपको करना है। और जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं, ठीक है, ये एक्सपीरियंस बेसिस पे और बहुत ही नैनो लेवल पे जाके मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूं, तो प्लीज इसको केयरफुली देखिएगा और अंत तक वीडियो देखिए। मैं फिर से कहता हूं, जो भी चीज मैं यहां बता रहा हूं वही बता रहा हूं जो हमने यूज किया और हमने 1275 में जो हमने पढ़ाया था, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो अगर मैं आपको मान के चलता हूं कि इंडियन ज्योग्राफी से अगर टोटल अगर मैं मान के चलूं, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और बिहार का मान के चलता हूं कि 14 से अगर 15 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन आते हैं, अगर इंडियन ज्योग्राफी से अगर मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन आएंगे, तो आप कंफर्म मानो कि 8 क्वेश्चन तो आपको यही टॉपिक से रहेंगे और इसको हम लोग बहुत ही नैनो लेवल पे करने वाले हैं, ठीक है। बहुत मेहनत किया गया है, ठीक है, तो प्लीज इसको आप अंत तक देख के इसका फायदा उठाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अभी आपका कि आपको मिनरल्स, दैट मींस सबसे पहला टॉपिक जिससे आपको क्वेश्चंस कंफर्म है। मैं टोटल 15 टॉपिक का बात करने वाला हूं। जो पहला टॉपिक है आपका, थोड़ा मेरा हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं है तो आप, मैं थोड़ा स्लो ही बोलूंगा, चीजों को आप समझते हुए चलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका मिनरल्स, खनिज। आप कहीं भी पेपर देखोगे, मैं पेपर का जो एनालिसिस है वो लेटेस्ट पेपर जो आपका स्टेनो एएसआई का हुआ था वहां से लेके 2008 तक जितने भी पेपर हुए, चाहे दरोगा हो, चाहे आपका एक्साइज हो, चाहे स्टेनो हो, चाहे फॉरेस्ट हो, सब चीज बीपीएसएससी आयोग जितना पेपर आज तक कंडक्ट करवाए सबका एनालिसिस हमने यहाँ इंक्लूड कर दिया। तो सबसे पहला टॉपिक आप लिखोगे, मुझे क्या पढ़ना है, तो आपका खनिज पढ़ना है, मिनरल पढ़ना है। इसके बारे में आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि थोड़ा आप जो भी मैंने फैक्ट्स बताया तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी रहेंगे आपके, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, एग्जाम में इजी क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि आपका मिट्टी पे आ गया, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान पे आ गया, मैच करने आ गया, तो एकदम इजी रहेंगे। जितना हमने आपको पीडीएफ में दिया बस उसको मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर लीजिएगा। जैसे कि आपका जो खनिज का अगर मैं बात बोलूं तो किस किस से आपका खनिज से मैक्सिमम चांसेस है आपका आने का, पहला तो लौह एसक, उसके बाद कोयला, उसके बाद मैंगनीज, उसके बाद माइका, उसके बाद थोरियम, उसके बाद यूरेनियम, उसके बाद कॉपर, उसके बाद बॉक्साइट। अब देखो क्या क्या क्वेश्चन और किस किस तरीके से पूछे गए हैं आज तक। सबसे पहला एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था जिसमें यह पूछा गया कि इसमें से कौन सा जो है, ठीक है, कैरेक्टर जो है खनिज का नहीं होता है। हमेशा याद रखना, खनिज, मिनरल
एक दिन क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एक दिन खत्म हो जाएगा, एग्जॉस्टेबल है। दैट मींस खनिज का क्या है, जो हम लोग यूज कर रहे हैं, चाहे कोयला हो चाहे पेट्रोलियम हो, ये किसका लिमिट है, ठीक है। ये रिन्यूएबल सोर्स नहीं है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, ठीक है। क्या है, ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, दैट मींस ये एक दिन खत्म हो जाएगा। तो ये भी प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, खनिज जो भी है एक दिन ये खत्म होगा। ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये चीज याद रखिएगा। दूसरा, आपका लॉ एसेक से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लॉ एसेक से याद रखिएगा क्या क्या आपको, लॉ एसेक मतलब आयरन ओर। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया कि भारत में सबसे ज्यादा जो आयरन ओर जो प्रोड्यूस करता है वो कौन सा स्टेट करता है, तो आपको याद रखना है उड़ीसा। उड़ीसा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। इससे एक और क्वेश्चन पूछ लिया था उड़ीसा से डायरेक्ट कि जो कोरापुट है, जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट आपका कहां मिलता है, ऑप्शन में आपका दिया हुआ था कोरापुट। बॉक्साइट क्या है, तो याद रखिएगा बॉक्साइट जो है आपका एक एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का ओर से। तो ये जो बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट के लिए कौन सा, चार आपको ऑप्शन दिया होगा, कौन सा एरिया है भारत का जो फेमस है, ये सब चीज आपको लिखा हुआ है पीडीएफ में, घबराइएगा नहीं, बस अभी सुनते हुए चलिए। तो बॉक्साइट का जो कौन सा है, तो कोरापुट। तो कोरापुट जो है बॉक्साइट के लिए फेमस है, जो कि उड़ीसा में, और उड़ीसा ही है जो सबसे ज्यादा लौह एसक जो है भारत में प्रोड्यूस करती है। लौह एसक का बात करते हैं, कौन सा क्षेत्र आपको याद रखना है, एक आपको याद रखना है बेलाडीला। जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए मैं वो बता रहा हूं, पढ़ना है आपको, जो शॉर्ट नोट्स क्विक नोट्स दिया गया पूरा ज्योग्राफी का वो आपको पढ़ना है। आपको बेलाडीला, ठीक है, बेलाडीला 2-3 बार रिपीट हो चुका है। बेलाडीला आपका छत्तीसगढ़ में है और ये आपका लौह एसक के लिए फेमस है। और लौह एसक के लिए कौन सा, तो हेमाटाइट, हेमाटाइट जो लौह एसक है उसके लिए फेमस है। इस बार आपको पूछ लिया था जो कुदेरमुख है, ठीक है, कि कुदेरमुख क्या है। कुदेरमुख मैंने आपको बताया था एक पहाड़ी है, दो पहाड़ी है आपको कर्नाटक में जो याद रखना है, एक है आपका कुदेरमुख और एक है आपका बाबू बुदान का पहाड़ी। तो जो कुदेरमुख है बेसिकली किस चीज के लिए फेमस है, तो कुदेरमुख जो है आपका लौह एसक के लिए बहुत ही फेमस है। और बाबू बुदान का जो पहाड़ी है वहां पहला कॉफी लगाया गया था, माना जाता है कि पहला कॉफी का बीज जो लाया गया था भारत में वो बाबू बुदान के पहाड़ी पे लगाया गया था। तो बाबू बुदान का पहाड़ी और कुदेरमुख दोनों ये पहाड़ी है। और कुदेरमुख जो फेमस है ये लौह एसक के लिए फेमस है। बेलाडीला जो छत्तीसगढ़ में है ये भी लौह एसक के लिए फेमस है, याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो आपका जो रिजर्व है आप याद रखोगे, या सबसे ज्यादा जो लौह एसक प्रोड्यूस करता है वो कौन करता है, तो आपका उड़ीसा करता है, ठीक है। तो पहला आप लौह एसक के बारे में आप जरूर पढ़ोगे। दूसरा है आपका कोयला क्षेत्र। कोयला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोयला का जो क्षेत्र है कुछ जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि पूछा गया था आपको कोरबा, जो कोरबा क्षेत्र है, ठीक है, जो कोयला के लिए बहुत ही फेमस है। तो कोरबा कहां है, तो याद रखना कोरबा जो है आपका कहां है, छत्तीसगढ़ में। उसी तरीके से पूछा गया, ये सब जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं उसका मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। कोरबा कहां है आपका, छत्तीसगढ़ में। ये किस चीज के लिए फेमस है, किस चीज का माइंस यहां मिलता है, तो आपको याद रखना है आपका कोयला का। तेलचर, तेलचर किस चीज के लिए फेमस है, तो आपको याद रखना है तेलचर उड़ीसा में। ये किस चीज के लिए फेमस है, तो ये भी जो है आपका कोयला के लिए। उसी तरीके से पूछा गया था नामचिक नामफुक। तो नामचिक नामफुक जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ये किस चीज के लिए फेमस है, तो ये भी कोयला का क्षेत्र के लिए। बाकी जो हमने लिखा है वो सब पढ़ना है बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स। तो दूसरा आप पढ़ोगे कोयला, ठीक है। आप लोग इस लेवल पे जाके माइक्रो लेवल पे जाके मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि एग्जाम से पहले आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, ठीक है, क्योंकि खनिज में भी बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद आता है आपका मैंगनीज। इस बार ये आपका एएसआई में पूछ लिया गया था, स्टेनो एएसआई जो था कि मैंगनीज से रिलेटेड। तो मैंगनीज का अगर पूछेगा सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन है, तो आप बोलोगे मध्य प्रदेश। और रिजर्व किसके पास है सबसे ज्यादा, तो आपको याद रखना है उड़ीसा। तो ये चीज आपको याद रख लेना है कि प्रोड्यूसर ज्यादा चांसेस होता है पूछने का मैंगनीज में। तो मैंगनीज सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश प्रोड्यूस करता है और रिजर्व किसके पास है, तो उड़ीसा के पास है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद है माइका। बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले याद रखना माइका एक ऐसा खनिज, एक इंसुलेटर के रूप में काम करता है। इंसुलेटर क्या होता है आपको पता होगा। तो सबसे पहले माइका किस क्षेत्र में यूज किया जाता है, तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री जो होता है उसमें माइका का यूज होता है। ये एक इंसुलेटर है। और माइका अगर बिहार में पूछे कि माइका कहां मिलता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है गया और नवादा, ठीक है, गया और नवादा। हो सकता है पूछ लिया जाए। और जो पूछा गया था आपको एग्जाम में कि माइका के लिए कौन सा क्षेत्र भारत में प्रसिद्ध है, तो सबसे पहले याद रखना ऑप्शन में आपका कोडरमा होगा। कोडरमा आप झारखंड में है, ठीक है। और याद रखना ये भी पूछा गया था कि किस चीज में भारत सबसे आगे है, ठीक है। तो माइका जो चादर होता है, माइका का सीट बनाया जाता है जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। और इंडिया जो है सबसे ज्यादा माइका सीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अगर नहीं भी करती है तो वहां ऑप्शन में लिखा होगा वन ऑफ द लार्जेस्ट क्या है, प्रोड्यूसर है आपका माइका का पूरे वर्ल्ड में। तो किसका है, माइका का एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंडिया में कौन करता है, तो आंध्र प्रदेश करता है। और आंध्र प्रदेश से मैंने आपको पहले भी करवाया है कि आपका आंध्र यूरेनियम जो है, यूरेनियम जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है वो भी आपका ये आपका आंध्र प्रदेश ही करता है। कोडरमा याद रखिएगा, जो झारखंड का कोडरमा है क्यों फेमस है, तो माइका के लिए ही फेमस है। एरिया याद रखिए, ठीक है, कौन सा एरिया किस चीज के लिए फेमस है। उसके बाद थोरियम, ये बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है, आपका दरोगा में भी। आपको याद रखना है कि थोरियम का भी बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है आपका इंडिया। थोरियम कहां मिलता है सबसे ज्यादा भारत में, तो याद रखिएगा थोरियम जो सबसे ज्यादा मिलता है ये मिलता है आपका कहां मिलता है, तो केरल में मिलता है। केरल का जो तट है, ठीक है, वहां क्या है, मोन्जाइट। तो मोन्जाइट जो अयस्क है वो रेत में मिलता है, ठीक है। कोस्टल एरिया जो होता है, ठीक है, जो आपका सी के किनारे जो एरिया है जो रेत है उसमें मिलता है आपका मोन्जाइट, ठीक है। और ये मोन्जाइट जो है किसका अयस्क है, तो आपको याद रखना है ये जो अयस्क है मोन्जाइट ये है आपका थोरियम का,
ठीक है, थोरियम का। तो थोरियम सबसे जो ज्यादा प्रोड्यूस करता है भारत में वो करता है आपका केरल। और याद रखिएगा थोरियम का अयस्क क्या है, तो आपका है मोन्जाइट। उसी प्रकार से यूरेनियम का अयस्क क्या है, तो पीच ब्लेंड। यही सब कनेक्ट करना जिस दिन आपने सीख लिया आपका हो गया, ठीक है। तो थोरियम का है आपका मोन्जाइट। यूरेनियम मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश प्रोड्यूस करता है। और यूरेनियम का जो आपका अयस्क होता है उसे हम बोलते हैं पीच ब्लेंड। अयस्क मतलब होता है आपका ओर, ठीक है। उसके बाद है आपका कॉपर, याद रखोगे, ठीक है। तो कॉपर का अगर मैं बोलूं, कॉपर का जो खान है जो कुछ कुछ याद आपको रखना है। पहला है आपका पूछा गया था कि बालाघाट किस चीज के लिए फेमस है, तो आपको याद रखना है जो बालाघाट बेसिकली फेमस है वो आपका कॉपर के लिए फेमस है, ठीक है। बालाघाट कहां है, आपका मध्य प्रदेश में। तो दो आप चीज याद रखोगे, बालाघाट और एक याद रखोगे कुदेरमुख, सॉरी आपका खेतरी। तो खेतरी माइंस कहां है, तो ये राजस्थान में है। खेतरी माइंस कहां है, तो राजस्थान में है। और बालाघाट कहां है, तो आपको याद रखना ये है आपका, ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। बालाघाट और खेतरी किस चीज के लिए फेमस है, तो आपको याद रखना कॉपर के लिए फेमस है, ठीक है। जो बालाघाट है ये मैंगनीज के लिए भी फेमस है, याद रखिएगा। और बॉक्साइट मैंने आपको बता दिया, ये कोरापुट जो है आपका उड़ीसा का, तो आपका किस चीज के लिए फेमस है, तो ये आपका इसकी चीज के लिए, तो बॉक्साइट के लिए। तो एटलीस्ट पढ़ना क्या आपको, ये चीज में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि आयरन ओर के बारे में पढ़ना है, कोयला के बारे में पढ़ना है, मैग्नीज के, माइका, थोरियम, यूरेनियम, कॉपर और बॉक्साइट। यहीं से क्वेश्चंस रहेंगे आपको एग्जाम के बाद में पेपर आपको सामने रख दूंगा, ठीक है। और जो भी पीडीएफ दिया गया बस उसको पढ़ना है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि पूरा पढ़ा कैसे जाता है। रिवर सिस्टम, ठीक है, भारत का नदी प्रणाली आपको पढ़ना है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे से आपको वीडियो भी करवाया गया, पीडीएफ भी दिया गया है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन इसका जो पूछा जाता है, जितने भी सहायक नदी है उससे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। इस बार भी एएसआई का पेपर उठाओगे जो सबसे लेटेस्ट हुआ है, उसमें भी आपको क्या था, मैच करने के लिए आया था, मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो दक्षिण भारत का जितना भी रिवर है उसका तो पक्का आपको याद रखना है, और ऐसे जितना हमने पढ़ा है उसको आपको याद रखना है। जैसे कि गोदावरी का हो गया, कावेरी का हो गया, ठीक है, महानदी का हो गया, गंगा का हो गया, आपका यमुना का हो गया। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है जिसको आपको याद रखना ही रखना है। तो जैसे कि मैंने आपको बात की कृष्णा, कृष्णा का मैंने कैसे याद करवाया था, जिसका कोई नहीं है उसका कृष्णा है। तो कोई ना हमेशा माइंड पे जोर नहीं देना, जैसे जैसे मैंने याद करवाया कोई ना, ठीक है। कोई ना किसका है, आपका कृष्णा का है। मूसी आपका कृष्णा का है। घाट प्रभा, माल प्रभा कृष्णा का है, ठीक है। दूध गंगा कृष्णा का है। पंचगंगा कृष्णा का। अब जिस तरह के मुझे याद है आपको भी याद होगा। कावेरी का मैंने आपको क्या बताया था, जो भी लेडीज से रिलेटेड नाम होगा, अकरावती हो गया, सिमसा हो गया, लक्ष्मण तीर्था हो गया, ये सब किसका है, आपका कावेरी का है। दिमाग में याद करने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं। गोदावरी मैंने आपको क्या बताया था, प्राणहिता, ठीक है। वेन गंगा, पेन गंगा, प्राणहिता, मंजीरा, ठीक है, ये सब किसका है, तो ये गोदावरी का है, ठीक है। गंगा का मैंने बहुत बताया, आपको पता होगा। और आपका यमुना का याद रखा, केन, बेतुआ, चंबल, ठीक है। केन, बेतुआ, चंबल ये सब किसका है, तो आपका यमुना का। और यमुना याद रखिएगा सबसे बड़ा सहायक नदी है आपका गंगा का, ठीक है। महानदी आपको मैंने आपको बताया है, जोक हो गया, तेल हो गया, ये सब जो है आपका तो ये सहायक नदी आप पक्का याद रखिएगा। यहां से एक क्वेश्चन रहेगा, जितना हमने पीडीएफ में दिया है उतना आपको पढ़ लेना है। आपको एग्जैक्टली दिख रहा होगा कि मुझे पढ़ना क्या है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका, इसमें याद रखना है कि कौन सा नदी किस डायरेक्शन में बहती है। जैसे कि मान लो जो नदी आपका पश्चिम में गिरती है, दैट मींस वेस्ट में गिरती है, वो एस्चुरी बनाएगी, ठीक है। और जो नदी आपका पूरब में गिरती है, दैट मींस जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है वो डेल्टा बनाएगी। और जो आपका अरेबियन सी में गिरती है, वेस्ट में गिरती है, वो आपका क्या बनेगी, एस्चुरी बनेगी। तो ये हमेशा याद रखना कि कौन सा नदी किस डायरेक्शन में गिरता है। इससे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पूछ लिया था जिसमें से कौन सा नदी है जो आपको एस्चुरी बनाती है, तो उसमें उसका आंसर ताप्ती होगा, क्योंकि ताप्ती क्या होता है, आपका अरेबियन सी में गिरता है। नेक्स्ट एक पूछ लिया था कि इसमें से कौन सा ऐसा नदी है जो आपका पूरब की तरफ बहती है, तो उसमें आंसर था बैतारनी, ठीक है। बैतारनी याद रखना, बैतारनी पूरब में गिरती है, दैट मींस आपका बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो पूरब कौन गिरती है, पश्चिम कौन गिरती है, ये अच्छे से याद रखिएगा। इसको मैंने बहुत अच्छे से डायग्राम से बनाया, तो ये दूसरा टॉपिक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा नदी कहां से निकलती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ज्यादा नहीं है जितना हमने आपको पढ़ाया। जैसे कि नर्मदा एंड सोन से पूछा था, तो आपको पता है जो सतपुरा रेंज है उसका आखिरी वाला जो आपका पूर्वी वाला भाग है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकाल रेंज, यहां से दो क्वेश्चन पूछा गया था कि नर्मदा कहां से निकलता है और आपका सोन कहां से निकलता है। तो नर्मदा और सोन का जो निकलने का जो सोर्स है वो एक ही है, ठीक है। वो है आपका अमरकंटक पहाड़ी, जो कि मैकाल रेंज में आता है, जो कि आपने पढ़ा होगा, ठीक है। मैकाल रेंज में अमरकंटक का से निकलती है। तो आपका एक उत्तर की तरफ जाती है वो है आपका सोन नदी, और एक पश्चिम की तरफ जो बहती है वो है आपका नर्मदा नदी। तो नर्मदा और सोन का जो उद्गम स्थल है, सोर्स ऑफ ओरिजिनेशन है, वो सेम ही है, वो है आपका अमरकंटक, ठीक है। और सोन नदी से यहाँ एक और क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि कौन सा ऐसा गंगा का सहायक नदी है जो उत्तर की तरफ बहती है। तो मैंने आपको बताया ये सोन जो है उत्तर की तरफ बहती है, और ये फाइनली जो है ये गंगा में ही जाके आपका मिलती है। इसी सोन नदी पे आपने
डेहरी ऑनसन में आपने देखा होगा कि एक बैराज भी बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछे गए थे कि कौन सा ऐसा नदी है जिसका उद्गम स्थल आपका भारत से बाहर है। तो 3 ऐसा नदी मैंने आपको पढ़ाया, एक है आपका सतलज नदी, एक है आपका ब्रह्मपुत्र नदी और एक है आपका इंडस नदी। ये तीनों नदी का जो उद्गम स्थल है ऑलमोस्ट आपका सेम ही जगह है, जो कि मानसरोवर लेक है। तो याद रखिएगा कि कौन सा नदी कहां से निकलती है। बेसिक चीजें सब आपको पता होगा, जैसे कि कृष्णा नदी है महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है। गोदावरी नदी है जो त्रिंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि जो इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है, उसके लंबाई भी जरूर याद रखिएगा। 4-5 ही, एकदम घबराना नहीं है, 4-5। जैसे कि आपका ब्रह्मपुत्र हो गया, सबसे ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा हो गया, सिंधु हो गया, गोदावरी हो गया। तो 4-5 है, बस उसको याद रखना, एकदम टंग पे आपको याद होगा। जैसे कि पूछ लिया था कि दक्षिण भारत का सबसे लंबा नदी कौन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा जिसको बोलते हैं। दैट मींस हमारा गोदावरी, सब चीज लिखा हुआ है, आप समझ लो बस, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिवर फैक्ट आपको याद रखना है। कुछ जैसे नर्मदा पे पूछ लिया था इंपॉर्टेंट रिवर फैक्ट, मतलब कुछ जो रिवर है उसके बारे में कुछ मैंने पॉइंट्स जैसे बताया था। जैसे कि दक्षिण की गंगा कावेरी को बोला जाता है, दक्षिण का गंगा आपको नर्मदा को बोला जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे नहीं, देखिए ये नर्मदा मैंने आपको बता दिया। दक्षिण की गंगा जो है आपको कावेरी को बोला जाता है और दक्षिण गंगा जो आपको गोदावरी को बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और दक्षिण भारत का जो सबसे लंबा नदी हो कौन सा है, आपका गोदावरी है, जिसका लेंथ कितना है, 1465 है। ये चीज याद रखिएगा। तो कुछ जो मैंने फैक्ट लिखा है हर नदी के बारे में वो बस देख लीजिएगा। तो दक्षिण भारत का जो सबसे लंबा नदी है गोदावरी नदी है, वो पूछा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। और एक आप याद रखोगे गंगा से रिलेटेड जो आपका उत्तराखंड वाला जो एरिया है, जैसे कि देव प्रयाग क्या है, कर्ण प्रयाग क्या है, ठीक है। आपका जैसे कि देव प्रयाग पूछ लिया था कि जो देव प्रयाग में क्या होता है, तो अलकनंदा और भागीरथी जब मिलता है, कहां मिलता है, आपका देव प्रयाग में, और वहां फिर से गंगा का फॉर्मेशन होता है। उसी तरीके से आपको पूछ लिया जाएगा कि कर्ण प्रयाग में क्या होता है, ठीक है, रुद्रप्रयाग में क्या होता है। तो रुद्रप्रयाग में क्या होता है, तो आपका वहां अलकनंदा और मंदाकिनी आके मिलती है। तो ये सब बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। तो ये वाला एक बार जरूर देख लीजिएगा कि अलकनंदा के साथ कौन सा रिवर मिलती है तो क्या नाम होता है। जैसे देव प्रयाग में अलकनंदा के साथ भागीरथी मिलती है तो गंगा बन जाती है। उसी तरीके से अलकनंदा से के साथ आपका मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में, तो आपका एक अलग रिवर का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये सब याद रखना है। उसके बाद याद रखना कि कौन सा सिटी के सामान, मतलब कौन सा जो सिटी है, ठीक है, वो किस नदी के किनारे। जैसे कि आपको पूछ लिया था बारामूला जो है किस नदी के किनारे है, तो आप बोलोगे आपका झेलम नदी के किनारे है, ठीक है। उसके बाद ताप्ती किस नदी के किनारे है, तो सूरत नदी के किनारे है, ये सब पूछा गया है। हरिद्वार किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे, तो ये सब मैंने बताया है, ठीक है। तो बारामूला पूछा गया है, झेलम नदी के किनारे है, ताप्ती आपका सूरत नदी के किनारे है, हरिद्वार आपका गंगा नदी के किनारे। तो कौन सा इंपॉर्टेंट सर किस नदी के किनारे है, ये भी आपको पढ़ना है। ज्यादा समय नहीं मिल लगेगा आपको, एक दिन में पूरा ज्योग्राफी आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट रिवर का आपको लेंथ याद रखना है। जैसे कि आपका जो गोदावरी है, गोदावरी का लेंथ कितना है, 1465 है, ठीक है। उसी प्रकार से सिंधु का देखोगे तो कहीं आपको 2900 दिखेगा, कहीं आपका 3180 दिखेगा, तो ये दोनों याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो गंगा है उसका 2525 किलोमीटर है और आपका जो ब्रह्मपुत्र है उसका 2880 किलोमीटर है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, बस उसको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि आपका गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, ठीक है। मैक्सिमम 7 से 10 होगा, बस जो मैंने वहां जिस पीडीएफ में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। ये तो कुछ रिवर का बात हो गया। तो रिवर में क्या पूछोगे, सहायक नदी पर होगे, ठीक है। कौन सा रिवर किधर गिरती है वो देखोगे, नदी का उद्गम स्थल देखोगे, कुछ जो मैंने फैक्ट बताया वो देखोगे, कौन सा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, वो इंपॉर्टेंट लेंथ देखोगे, ये है, ठीक है। उसके बाद देखोगे लेक्स, जितने भी झील हैं, ये बहुत ये नदी में मैंने कनेक्ट कर दिया। इंपॉर्टेंट झील से भी क्वेश्चन पूछे गए और जो सबसे ज्यादा पूछा गया है कि सबसे ज्यादा वो है लोकटेक झील। आपको पता है कि विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है आपका कैमून लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो कैमून लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां है, तो लोकटेक झील में। ये बार बार आपको पूछा जाता है लोकटेक झील कहां है, तो ये आपका मणिपुर में है। कहां है आपका, मणिपुर। और मणिपुर से एक क्वेश्चन और आपका दरोगा में ही पूछा गया कि कौन सा ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा के ठीक उत्तर में है, तो याद रखिएगा मणिपुर ही है जो कर्क रेखा के ठीक उत्तर में। याद रखिएगा जो आपका पूर्वी भारत का, उत्तर पूर्वी भारत का सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है, तो वो भी आपका लोकटेक है। तो लोकटेक आप अच्छे से याद रखिएगा, मैंने बोला ये मणिपुर में है। दूसरा, इसमें दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है जिसको हम लोग बोलते हैं कैमून लामजाओ नेशनल पार्क। और उसी पे आप देखते होंगे एक हिरन मिलती है जो उस पे नाचती रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डांसिंग डियर, जिसको हम लोग बोलते हैं संघाई। तो संघाई जो हिरन है वो भी वही कैमून लामजाओ नेशनल पार्क में, राष्ट्रीय उद्यान में मिलती है, जो कि आपका लोकटेक झील में। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया, कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा खरे पानी का झील कौन सा है। याद रखिएगा, अगर वहां सिर्फ लिखा हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा खरे पानी का झील कौन सा है, तो चिल्का झील मारोगे, जो कि आपका उड़ीसा में है। और अगर वहां दिया हुआ है कि इनलैंड, मतलब लैंड पे सबसे बड़ा
खरे पानी का झील कौन सा है, तब मारोगे आप सांबर, जो कि आपका राजस्थान में है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। एक पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है, तो उल्लर झील है, आपको पता है ये, ठीक है, जम्मू कश्मीर में आपका उल्लर झील, याद रखिएगा। एक आपका बिहार से भी पूछ लिया गया था, बिहार से भी क्वेश्चंस, जो 3 क्वेश्चंस रहेगा मेनली ज्योग्राफी से, तो 3 क्वेश्चंस आपका रहेंगे, ठीक है। जैसे कि बिहार से पूछा था कि कांवरताल, आपको पता है भारत बिहार में एक ही रामसर साइट था, वो था आपका कांवरताल, बस अब जो हो गया 3 रामसर साइट हो गया, ठीक है। सुनते हुए चलेगा, इसी वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रहेंगे, ये भी आप कंफर्म मारो। एक तो आपने कांवरताल सुना, ठीक है, जो कि पहला रामसर साइट था। अब 2 रामसर साइट और जुड़ गया है, एक है आपका नागी, एक है नकटी, जो कि आपका बर्ड सेंचुरी था, जो कि जमुई में। तो टोटल अब 3 रामसर साइट आपके भारत में है, आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। कांवरताल आपको याद रखना है। कांवरताल जो है ये क्या है, एक झील है जो कि आपका बेगूसराय में है, आपको याद रखिएगा। और ये गोखुर झील है, क्या है, गोखुर झील है, ठीक है, ऑक्सबो लेक है। और माना जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का जो ऑक्सबो और गोखुर झील है वो यही है। तो कांवरताल कहाँ है, एक झील है, तो एक बिहार है, बिहार का बेगूसराय में। एक क्वेश्चन पूछा गया था वेरीनाग से, ये भी एक झील है, ठीक है। नाग जितना आएगा मैंने आपको बताया है, वो आपको याद रखना है, वो जम्मू एंड कश्मीर में। तो पूछा गया था जो झेलम रिवर है, ठीक है, झेलम रिवर, उसका सोर्स क्या है, कहां से उसमें पानी आता है, तो वो वेरीनाग झील से ही आता है। तो झील एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। तो झील के बाद और क्या याद रखोगे, तो झील के बाद याद रखोगे जलप्रपात, वो भी नदी से ही रिलेटेड होगा। तो नदी से रिलेटेड आपको याद रखना है। उससे पहले आपका यहाँ डैम भी हम देख लेते हैं, मतलब बांध थे, बांध से भी हर साल, इस बार भी आपका देखोगे कि अगर आप देखोगे एक्साइज एएसआई का पेपर, तो उसमें था। तो देखिए जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए ना, घबराइएगा नहीं कि कैसे स्टेटमेंट बेस्ड है या मैच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत ही आसान होता है। बस वहां माइंड शांत करके देखना कि कम से कम 2 तो हमको आता ही है। जैसे जिम कॉर्बेट सबको पता होगा, हो सकता है कि आपको जिम कॉर्बेट पता होगा, बांदीपुर नेशनल पार्क पता होगा, 2 हो सकता है नहीं पता हो, तो एटलीस्ट कुछ तो पता होगा, तो उसको मैच करना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से स्टेटमेंट बेस्ड में भी जितना हमने आपको नोट्स दिया है, सॉइल पे स्टेटमेंट बेस्ड आ सकता है, आगे हम बात करते हैं। देखिए तो बांध पे याद रखिएगा, बांध बहुत अच्छे से आपको करवाया गया। बांध से क्या क्या पूछा गया था कि कालेश्वरम, ठीक है, कालेश्वरम जो है आपका, ठीक है, कालेश्वरम जो ये प्रोजेक्ट है किस रिवर पे है, तो गोदावरी रिवर पे। कोयना पूछा गया था, कोयना, ये सब मैं पीवाईक्यू ही करवा दे रहा हूं, ठीक है। आप ये समझो कितना मेहनत किया गया होगा, पूरा पीवाईक्यू में हमने दिमाग में रखा, उसको शॉर्ट में मैंने यहां रख दिया, पूरा का पूरा 250 क्वेश्चन जो आज तक आया सब मैंने कर दिया। कोयना रिवर आपको पता है, कोयना जो है आपका महाराष्ट्र में, ये कोयना जो डैम बना हुआ है कहां है, तो कोयना रिवर पे ही बना हुआ है। और मैंने बताया था कृष्णा रिवर का ये सहायक नदी है, ठीक है। एक है तिलिया, ठीक है, तिलिया जो है, ठीक है, ये किस है, बराकर नदी पे। तिलिया कहां है, तो बराकर नदी पे, ये सब चीज आपको करवाया गया। तो तिलिया जो है आपका बराकर नदी पे है, कोयना रिवर पे ही है, कालेश्वरम आपका गोदावरी रिवर पे है। और थोड़ा दिमाग में ये भी रखिएगा, 85% चांसेस होता है कि किस नदी पे ये पूछा जाता है, पर 5% क्वेश्चंस में भी ये भी देखा गया है कि किस राज्य में है, ठीक है। तो कालेश्वरम, गोदावरी, कोयना रिवर पे ही है, तिलिया आपका मैंने बराकर नदी पे है। जिसके भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है, सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल बांध जो है भारत का यही है, भाखड़ा नंगल बोले या नाथपा झाकरी बोले, ये किस नदी पे है, तो सतलज नदी पे है। हीराकुंड बांध, ठीक है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है, ये कहां है, तो आपका उड़ीसा में है। और आपका किस नदी पे है, तो महानदी पे है, ठीक है। महानदी के किनारे कौन सा शहर है, जल्दी से बताइए, सब मैंने आपको करवाया। आप कमेंट करोगे कि महानदी के किनारे कौन सा शहर है, ठीक है। उसके बाद हीराकुंड हो गया। टेहरी बांध आपको पूछा गया था कि टेहरी बांध जो है, ठीक है, ये तो ये भागीरथी, याद रखिएगा भागीरथी पे है, आप मैंने पढ़ाया। तो किसके संगम पे अगर पूछा था, सिंपल अगर भागीरथी दिया हुआ तो भागीरथी मारोगे, अगर संगम दिखाया हुआ तो भागीरथी और भीलगंगा के संगम पे क्या है, तो टेहरी बांध है। ये भी चीज आपको याद रखना, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। उसके बाद है लोनावाला जो ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये कहां है, लोनावाला सब लोग जानते हैं, मैंने आपको याद करवाया था, ये कहां है, ये आपका महाराष्ट्र में। उसी तरीके से एक था साबरीगिरी, ठीक है, सबरीगिरी, ठीक है। अब जो ये सबरीगिरी हो सकता है आपने जनरली नहीं पढ़ा होगा, पर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे, जब क्वेश्चंस आपको लगे एग्जाम में कि ये तो क्वेश्चंस हमने नहीं पढ़ा है, तो आसपास जो अगर आपने मेहनत किया तो थोड़ा दिमाग लगाना। देखो सबरीगिरी जो है आपने, ये हो सकता है ये प्रोजेक्ट आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, कि कहां था, लेकिन आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि सबरीगिरी एक टेम्पल है, ठीक है, सबरी टेम्पल है, जो कि बहुत न्यूज में था। वो कहां है, तो आपका केरल में। तो सबरीगिरी जो प्रोजेक्ट था ये भी आपका कहां का है, तो ये केरल से रिलेटेड था, ठीक है। नागार्जुन सागर, मैंने ये सब करवा रखा है। नागार्जुन सागर जो है आपका कृष्णा नदी पे है, ठीक है। पोंग जो है, ये पोंग बांध किस पे है, तो ब्यास नदी पे। आज तक जितने आए मैं सभी करवा दे रहा हूं। पोंग किस पे है, तो ब्यास नदी पे। निम्मो बाजगो मैंने आपको करवाया था, ये किस पे है, तो ये सिंधु नदी पे है। उसके बाद गांधी सागर बांध किस पे है, तो ये चंबल रिवर पे। और चंबल किसका सहायक नदी है, केन बेतवा चंबल। तो याद रखना चंबल जो है आपका यमुना का। एक था दीक्षा जो बांध है, ये किस नदी पे है, तो ये आपका फंगटू, एक था फुगुंटू नदी है आई थिंक, ठीक है, ये अरुणाचल में है। तो ये आपका, ये आई थिंक फॉरेस्ट बला में आया था, ठीक है। तो दीक्षा आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया डैम। तो मैक्सिमम चांसेस होंगे, 99% चांसेस है कि जितना आपको पढ़ाया गया उसी में से रहेगा, बस उसी को मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर लेना। तो ये हो गया डैम। उसके बाद आता है आपका जलप्रपात।
जलप्रपात भी आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बिहार से रिलेटेड भी इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बिहार में जितने जो मैंने आपको पीडीएफ दिया है बस उतना ही करना है। जैसे कि आपको बिहार से पूछ लिया था कि दुर्गावती जो आपका वाटरफॉल है, जलप्रपात है, ये कहाँ है, तो ये कैमूर में है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर कैमूर नहीं हो तब रोहतास लगाइएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने जैसे बता दिया दुर्गावती याद रखिएगा, एक आपका कैमूर में है। उसके बाद वाटरफॉल जलप्रपात का बात करते थे, धुआंधार, मैंने सब चीज बहुत अच्छे से करवाया था। धुआंधार, धार पड़ता है तो कोई चीज नरम हो जाता है, तो धुआंधार जो आपका नर्मदा रिवर पे है, याद रखिएगा, ये आपका मध्य प्रदेश में धुआंधार, ठीक है। उसके बाद जौग मैंने करवाया था, जौग या इसी को हम लोग बोलते हैं आपका महात्मा गांधी जलप्रपात, याद रखिएगा। भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है कुंचिकल। कुंचिकल जो जलप्रपात है सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो वराही रिवर पे है, ठीक है। कुंचिकल जलप्रपात है जो वराही रिवर पे है और ये कर्नाटका में है, ठीक है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो आपको याद रखना है ये आपका कुंचिकल जो कि वराही, बट एग्जाम में जो आया था वो वराही नहीं था, तो आप मारोगे सबसे ऊंचा जो था वो था आपका जौग जलप्रपात, याद रखना, ठीक है। तो जौग जलप्रपात जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं, ये कहां है, ये कर्नाटका में है। किस नदी पे है, तो आपका सरस्वती नदी पे है, याद रखिएगा। हुंडूर जलप्रपात मैंने आपको बताया था, हुंडूर जलप्रपात, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, वही मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। हुंडूर जलप्रपात जो है आपका याद रखिएगा स्वर्ण रेखा नदी पे है और ये आपका कहां है, तो ये आपका रांची में है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है दूध सागर, ये दूध सा दिखता है, बहुत ऊपर ऊपर से गिरता है ये, ठीक है। तो दूध सागर जो है बेसिकली आपका मांडोवी रिवर पे, और मांडोवी रिवर कहां बहती है आप सबको पता होगा। मांडोवी रिवर का मैंने आपको ये भी बताया था कि ज्वारी, सुखरी, ठीक है, ये सब किसका सहायक नदी है, मांडोवी का। तो मांडोवी रिवर पे जो आपका जलप्रपात दिखता है दूध सागर, ये कर्नाटका और गोवा के बॉर्डर पे है, बट एग्जाम में जब ऑप्शन आएगा गोवा आएगा, ठीक है। तो दूध सागर याद रखिए, दूध सागर है, ये धुआंधार है, ठीक है। तो दूध सागर कहां है, मांडोवी रिवर पे, जो कि आपका गोवा में है। उसके बाद है कुंचिकल जो कि भारत का सबसे ऊंचा आपका जलप्रपात है, ये कहां है, तो ये वराही रिवर पे कर्नाटका में, ठीक है। तो आपको एक ही समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं और मोस्ट प्रोबेबली चांस यहीं से रहेंगे, बस आप इसको देख लीजिए। उसके बाद जो आता है आपका ये था, तो ये रिवर से था, तो रिवर पढ़ना है, साथ में आपको डैम पढ़ना है, उसके साथ आपको जलप्रपात पढ़ना है और उसके साथ झील भी पढ़ना है, ठीक है। अब जो एक नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका माउंटेन, मतलब पर्वत श्रृंखलाएं और पर्वत चोटी। अब देखो इसमें किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम लोग पर्वत का बात करेंगे तो सबसे, अगर हम लोग भारत अपना सामने रखते हैं तो सबसे हम लोग पहले क्या पढ़ते हैं, हिमालय रेंज, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी, जो कि आपका, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख वाला जो पार्ट है वहां से वो स्टार्ट होके, ठीक है, फाइनल आपका कहां तक जाएगा, ये आपका अरुणाचल प्रदेश तक जाएगा। तो सबसे पहले हिमालय जो मैंने आपको पढ़ाया तो उसमें सबसे पहले दो तरीके से डिवीजन आपको मैंने पढ़ाया और दोनों आपको याद रखना है। पहले आपको मैंने इसका पैरेलल डिवीजन मैंने बताया था, हिमालय जो डिवाइड किया गया है वो एक ट्रांस हिमालय, उसके बाद हिमाद्री जिसको हम लोग ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं, महान हिमालय भी बोलते हैं। तो ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय जिसको हम लोग महान हिमालय भी बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है आपका मध्य हिमालय जिसको हम लोग लेसर हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा आउटर हिमालय जिसको हम लोग शिवालिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिवीजन आपको पता होना चाहिए। अब ये डिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको पूछा गया कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये किस श्रेणी में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो है ये ट्रांस हिमालय का भाग है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया कि जो सियाचन है, सियाचन जहां सबसे हाईएस्ट बोलते हैं ना, लड़ाई का, युद्ध का सबसे ऊंचा अगर कोई जगह है, हाईएस्ट बैटलफील्ड है तो सियाचन है। तो सियाचन कहां मिलता है, तो ये ट्रांस हिमालय का भाग है। और अगर आपको पूछे कि ट्रांस हिमालय में भी किसका भाग है, तो ये काराकोरम का भाग है। तो दो क्वेश्चन आपको यहां से पता होना चाहिए। उसके बाद हिमालय श्रेणी में जब आप आगे बढ़ोगे तो हिमालय श्रेणी में ट्रांस हिमालय के बाद ये आपका हिमाद्री आता है, महान हिमालय आता है। तो इसमें बहुत सारे क्या है आपका, इसमें चोटियां दिखेगी, क्योंकि दुनिया का सबसे जो ऊंचा चोटी है, ठीक है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, वो भी आपका हिमाद्री का ही भाग है, ठीक है, मतलब महान हिमालय का भी भाग है। तो आपको मैंने ये भी बताया था कि जो आपका, जैसे कि आप देखोगे हिमालय का जो आपका जो हिमाद्री वाला पार्ट देखोगे, इसमें बहुत सारे चोटियां देखोगे। तो उसमें से कौन सा चोटी है जो भारत में, ये याद रख रहा है। जैसे 4 ऑप्शन दे दिया था, पूछा गया था कि इसमें से कौन सा ऐसा चोटी है जो आपका भारत में, तो कॉमेट जो था, ठीक है, जैसे नंदा देवी हो गया, कॉमेट हो गया, ठीक है, कंचनजंगा हो गया, ठीक है, सब कुछ ऐसे चोटियां हैं जो कि आपको भारत में आपको दिखेगा। तो ये भी आप देख लेना कि कौन सा चोटी भारत में, कौन सा आपको नेपाल में। 2-3 ही है बस आपको भारत में, बाकी आप जो है सब नेपाल में। तो आपने देखा पहले ट्रांस हिमालय, उसके बाद आपने देखा ये जो इंपॉर्टेंट चोटियां है जिसमें कॉमेट वाला क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आपका आएगा लेसर हिमालय जिसको हम लोग बोलते हैं मध्य हिमालय भी बोलते हैं। मध्य हिमालय का जो सबसे बड़ा श्रेणी था, मैंने बहुत अच्छे से ये चीज समझा है, ये सब किस तरीके से डिवाइड, जो सबसे बड़ा श्रेणी था वो था आपका पीर पंजाल। तो पीर पंजाल किसका भाग था ये पूछा गया था, ये लेसर हिमालय और आपका मध्य हिमालय का भाग है। और इसका सबसे बाहर वाला जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक, और शिवालिक का ही कुछ भाग जो हमारे बिहार में देखने को मिलता है जिसको हम लोग सोमेश्वर श्रेणी के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो ये तो पहला विभाजन, ठीक है, पहला विभाजन।
अब देखो पहला विभाजन आपने देखा, ठीक है। दूसरा इसका जो विभाजन होता है वो नदी के फॉर्म में भी होता है। जैसे कि आपने देखा होगा पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, दोनों सेम ही नाम है, पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय। दूसरा होता है आपका कुमाऊं हिमालय, उसके बाद होता है आपका नेपाल हिमालय, उसके बाद होता है असम हिमालय, ठीक है। तो ये डिवीजन किया गया नदी के हिसाब से। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जो कौन सा हिमालय जो है आपका सतलज और काली के बीच में होता है, तो कुमाऊं हिमालय, ठीक है। कौन सा ऐसा हिमालय है, ठीक है, जो कि आपका इंडस और सतलज के बीच में है, तो क्या बोलोगे, आपका कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। ये सब चीज अच्छे से करवाया गया। तो दूसरा नदी के हिसाब से भी आपको डिवीजन करना है। बाकी जितना है पढ़ना सब है, जो आपको क्योंकि बहुत ही क्विक एंड शॉर्ट्स आपको मतलब पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया गया, ठीक है। एक भी फालतू का बात नहीं है उसमें, तो पढ़ना सब है। बट यहां आपको समझ में एग्जैक्टली आ जाएगा कि क्या क्या पूछा गया। तो ये दो तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए डिवीजन पे, और जो इंपॉर्टेंट चोटियां हैं वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो उसके बाद ये तो हिमालय, हिमालय के बाद जैसे आप भारत के निचले स्तर में आओगे तो प्लेन मिलता है, मतलब प्लेन एरिया है, ठीक है। मतलब गंगा नदी जो है बहा के लाती है और जो उत्तर भारत प्लेन है। उसके बाद नीचे आओगे तो अरावली श्रेणी मिलती है, ठीक है, अरावली श्रेणी मिलती है। उसके बाद इधर बीच में आओगे तो आपका सतपुरा श्रेणी मिलती है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी। जैसे कि अरावली से क्या क्वेश्चन पूछा गया, 4 आपको दे दिया था, पूछा कि इसमें सबसे पुराना श्रेणी कौन सा है, तो अरावली श्रेणी जो है पूरा सबसे पुराना, अरावली हो गया, सतपुरा हो गया, ठीक है, वेस्टर्न घाट हो गया, पश्चिमी श्रेणी हो गया, जिसको हम लोग सह्याद्री और फॉर्म में बात करते हैं। बस वीडियो देखिए, मैं बताऊंगा कैसे कैसे। तो अरावली से क्या पूछा गया समझ में आया। पहले हमने हिमालय पढ़ा, उसके बाद तो मैदानी भाग है, उसके नीचे अब हम देखेंगे जैसे कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, तो यहां से क्या जाता है आपका अरावली श्रेणी। तो अरावली श्रेणी से क्या पूछा गया था कि भारत का सबसे पुराना जो श्रेणी है वो कौन सा है, तो अरावली श्रेणी है। और ये रेसिडुअल माउंटेन है, क्या है आपका रेसिडुअल अवशिष्ट पर्वत है। और इसका सबसे जो ऊंचा चोटी है उसका नाम क्या है, याद रखना ये सब। ये क्या है, जिसका हाइट है 1722, जिसको हम लोग बोलते हैं गुरु शिखर, 1722 मीटर है गुरु शिखर, ठीक है। उसके बाद अरावली पढ़ा, उसके बाद बीच में कौन सा है हमारा, बीच में, ठीक है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को कवर करते हुए जाता है, तो आपका सतपुरा श्रेणी, ठीक है। तो सतपुरा श्रेणी का जो सबसे ऊंचा चोटी क्या है, वो है आपका धूपगढ़। धूपगढ़ का हाइट कितना है, तो 1352, 1352 मीटर, ठीक है। ये धूपगढ़ का हाइट है। धूपगढ़ सबसे ऊंचा श्रेणी किसका है, तो सतपुरा का। और सतपुरा का ही सबसे जो पूर्वी वाला भाग है, मतलब उस वाला पूर्वी वाला जो भाग है आपने देखा होगा, वो मैकाल श्रेणी है। मैकाल श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो अमरकंटक। ये सब चीज आपको पढ़ा है। उसके बाद देखोगे वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न जो है आपका वेस्टर्न घाट जो हम लोग जिसको बोलते हैं, पश्चिमी वाला जो भाग है, नीचे वाला प्रायद्वीपीय वाला जो भाग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट। तो पूछा गया था कि वेस्टर्न घाट को और किस नाम से जानते हैं, तो सह्याद्री के नाम से जानते हैं। याद रखना, पूरा वेस्टर्न घाट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न घाट को किस नाम से जानते हैं, पश्चिमी घाट को, तो सह्याद्री के नाम से। तो क्वेश्चन आपको पूछे कि पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, वो ये पूछा जाएगा कि जो सबसे ऊंचा चोटी है, ठीक है, पश्चिम, देखो सबसे ऊंचा चोटी है आपका पश्चिमी घाट का, तो क्या बोलोगे, अनाईमुदी, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछेगा कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी क्या है, तो बोलोगे अनाईमुदी, ठीक है। ये सब सेम ही है। तो पश्चिमी घाट का पूछे, दक्षिण भारत का पूछे, सबका जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है आपका अनाईमुदी। आपको पता होगा अनाईमुदी जो कि आपका केरल में है, ठीक है। और ये अन्नामलाई पर्वत श्रेणी का भाग है। अनाईमुदी जो है सबसे ऊंचा चोटी है, दक्षिण भारत का या आपका प्रायद्वीपीय भारत का या आपका वेस्टर्न घाट का या आपका सह्याद्री का। इसका हाइट कितना है, 2695 मीटर। और दूसरे नंबर पे कौन है दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी, तो डोडा बेटा आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी भी है। और दक्षिण भारत का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो वो है डोडा बेटा। ये सब आपको पढ़ा है। तो फिर से वेस्टर्न वाले पार्ट में आप पढ़ोगे, चोटियां याद रखना है, ठीक है। तो और ईस्टर्न घाट का भी मैंने आपको पढ़ा दिया। उसके बाद आपका आइलैंड जितना था, जैसे कि आपको पूछ लिया था कि सैडल पीक जो है ये किसका सबसे ऊंचा चोटी है, तो अंडमान एंड निकोबार का जो सबसे ऊंचा चोटी है उसको हम लोग बोलते हैं सैडल पीक, जो कि कहां है, नॉर्थ अंडमान में। तो आपने यहां से ये समझा कि ठीक है, हिमालय तो पढ़ने और साथ में जितना भी इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला है उससे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मैंने बहुत अच्छे से करवाया, उसको मिस नहीं करना है, जो मैंने आपको यहां समझा दिया। कुछ बेसिक क्वेश्चन जैसे अनाईमुदी के ऊपर पूछा गया, ब्लू माउंटेन आपको पूछ लिया जाता, ब्लू माउंटेन कहां है, तो ब्लू माउंटेन को हम लोग फांगफुई माउंटेन भी बोलते हैं, जो कि आपका मिजोरम में। गारो खासी जयंतिया, इसको मैंने 5 से 7 मिनट का वीडियो बनाया, हर साल क्वेश्चन रहता है, उसको भी देख लीजिएगा। गारो खासी जयंतिया, ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, यहां से कंफर्म रहेगा। और गारो ट्राइब कहां मिलता है, तो ये मेघालय में मिलता है। तो ये था, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, सब चीज आपको करवाया गया है। उसके बाद आपको आता है, एक आता है आपका पर्वत दरा। पर्वत दरे से आपको कंफर्म है क्वेश्चन, हर साल रहता है, इस बार भी आपका रहेगा। देखिए क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछा गया है पर्वत दरे से। जैसे कि आपका हिमाचल से पूछ लिया था कि सिपकिला दरा और देवास दरा, मतलब सिपकिला माउंटेन पास और देवास माउंटेन पास कहां है, तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश। कुगती कहां है, तो हिमाचल प्रदेश। ये तीनों याद रखना, बाकी सब याद ही रखोगे। सिपकिला देवास ऑलरेडी पूछा जा चुका है, साथ में कुगती भी याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद दिहांग पूछा गया था, दिहांग कहां है, अरुणाचल प्रदेश में। बॉम्बिला कहां है, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश और भी बहुत सारा है। दीपू दरा है, ठीक है, दीपू दरा आपका कहां है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद आपका दिहांग बॉम्बिला कहां है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद आपका जो ये भी पूछा गया था कि नाथुला एंड जेलिपा,
नाथुला एंड जेलिपा दर्रा कहाँ है, तो ये आपका सिक्किम में है। एक आपका फिर से देखो, तो ये तो बेसिकली जो मेन दर्रा हो गया जो मैंने आपको पढ़ाया है कहाँ क्या है, ठीक है, ये सब चीज मैंने आपको पढ़ाया है वो आप देखोगे। एक आप दक्षिण भारत में आओगे तो मैंने आपको पढ़ाया था थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट। तो पाल घाट से पूछा गया था, तो पाल घाट जो बेसिकली आपका कोच्चिन एंड कोयम्बटूर को कनेक्ट करता है। कोच्चिन जो आपका केरल में है, कोयम्बटूर जो आपका तमिलनाडु में। या आपको इस तरीके से बोला जा सकता है कि तमिलनाडु और आपका जो केरल है वो किसके द्वारा कनेक्ट किया जाता है, तो आपको पाल घाट आपको याद रखना है। एक होता है भोर घाट, तो भोर घाट जो है आपका मुंबई और नासिक को कनेक्ट करता है। और एक है आपका सॉरी भोर घाट, जो कभी अगर मिस्टेक हो जाए बोलने में तो ये मत समझना कि सर जानबूझ के गलत बता रहे हैं, ठीक है, बोलने में कभी अब इतना सारा चीज बता रहा हूँ, ठीक, कुछ तो सब चीज दिमाग से बता रहा हूँ, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाए, और जल्दी भी आपको बताना है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अब लाइव में क्या होता है कि आराम से घूम फिर रहे, पर मेन है कि आपका टाइम वेस्ट ना किया जाए यहाँ चीज, समझे। तो देखो जैसे पाल घाट मैंने बता दिया आपको कोयम्बटूर और कोचिन को कनेक्ट करता है। इसी तरीके से भोर घाट होता है जो मुंबई और पुणे को कनेक्ट करता है, और एक होता है आपका थाल घाट जो मुंबई और नासिक को कनेक्ट करता है। तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट याद रखिएगा। और सेन गुटवन भी होता है, वो आपको लिखा हुआ होगा। तो ये आपका ये माउंटेन पासेस याद रखना है। उसके बाद है आप भेली, भेली भी आपको ट्रिक से करवाया गया है, इसको भी आप देख लीजिएगा। जैसे कि बार बार दो क्वेश्चन पूछा पूगा वैली से, बार बार यही पूछा, दो बार पूछा कि दोनों यही पूछा कि पूगा वैली कहाँ है, तो ये पहला याद रखोगे ये लद्दाख में है। दूसरा पूछा गया कि पूगा वैली किस चीज के लिए फेमस है, तो आपका जियोथर्मल एनर्जी के लिए, भूतापीय ऊर्जा के लिए फेमस है। बाकी वैली मैंने आपको ट्रिक से करवा दिया है, जाके आप देख लीजिएगा। उसके बाद ट्राइब आप देख लीजिएगा, जैसे कि टोडा हो गया, मुंडा हो गया, गारो हो गया। टोडा आपको पता है, आपको जो नीलगिरी जो है आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र उसमें टोडा मिलता है, मुंडा आपका झारखंड में मिलता है, गारो आपका मेघालय में मिलता है। तो ये ट्राइब है, ये भी आप देख लेना, जनजाति से रिलेटेड है, ठीक है। और एक आपका और मैं बता देता हूं, ये आपका ये जो वैली हॉट स्प्रिंग, ठीक, जो गरम जलकुंड, गरम जो जलकुंड है, ठीक है, जो गरम जलकुंड है, ठीक है, उससे हम लोग ये हमें देखना है, ठीक है। गरम जलकुंड, तो गरम जलकुंड मैंने आपको करवा दिया, जैसे कि बिहार में जितने भी गरम जलकुंड है मैंने उसको बहुत अच्छे से ट्रिक से याद करवा दिया। उसी आया हुआ था राजगीर, इसमें से कौन सा जगह फेमस है जो गरम जलकुंड के लिए फेमस है, तो राजगीर है। बाकी इसको मैंने करवा दिया, आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका एग्रीकल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। जितना हम बता दिए मैंने, फिर से मैं कह रहा हूं 95% तक चांसेस है कि सब यही क्वेश्चंस रहेंगे, यही टॉपिक से रहेंगे। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर, कृषि। कृषि में जो सबसे पहला टॉपिक आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, कृषि में सबसे पहला टॉपिक पढ़ोगे कि कितने तरीके के क्रॉप है आपके, जैसे रबी हो गया, खरीफ हो गया, ठीक है, ये दो हो गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है बागवानी, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश क्रॉप। बागवानी या कैश क्रॉप ऐसे क्रॉप होते हैं जैसे कि आपका चाय पत्ती हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, ये सब क्या है, पूछा गया ये सब, ठीक है, ये सब क्या कैश क्रॉप है या बागवानी क्रॉप, जो हम बेसिकली सेल करते हैं, जिससे हम लोग पैसा कमाने के लिए बेसिकली जिसका हम लोग उपज करते हैं। तो कैश क्रॉप या बागवानी क्रॉप याद रखोगे। रबी एंड खरीफ एकदम पक्का याद रखना। रबी में कौन सा फसल होता है, खरीफ में कौन सा फसल होता है, रबी को कब बोआ जाता है, कब काटा जाता है, ठीक है, एकदम अच्छे से याद रख लेना, यहां से क्वेश्चंस आपके रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद है, जैसे रबी में आपको पता होगा ना मैंने कैसे कैसे याद करवाया था। जब भी रबी क्या होता है आपका, जैसे कि आलू हो गया, ठीक है, आपका सरसों हो गया, ठीक है, तो ये क्या होता है, रबी क्रॉप होता है। तो रबी और खरीफ अच्छे से याद कर लेना, मैंने आपको अच्छे से समझाया कैसे याद करना है, खरीफ भी याद कर लेना। नेक्स्ट क्या करोगे, सीजन, कौन सा जो फसल है कौन से सीजन में लगाया, जैसे कि आपको पूछ लिया था कि जो चावल जो होता है बेसिकली, ठीक है, ये किस टाइप के आपके सीजन में लगाया जाता है, तो मैंने आपको समझाया जो आपका जो चावल है वो खरीफ में आता है, ठीक है। और ये जब लगाया जाता है कब कैसे में लगाया जाता है, तो ट्रॉपिकल सीजन में लगाया जाता है, ठीक है। ट्रॉपिकल मतलब गर्म, ठीक है, गर्म शुष्क में आपका सीजन में आपका, ट्रॉपिकल ड्राई सीजन में आपका लगाया जाता है, ग्रीष्म शुष्क सीजन में आपका लगाया जाता है। तो एक होता है ट्रॉपिकल, एक होता है आपका टेम्परेट। ट्रॉपिकल मतलब होता है गर्म, टेम्परेट मतलब होता है ठंडा। तो ट्रॉपिकल में क्या है, मतलब गर्म में कौन सा लगाया जाता है, तो आपका खरीफ क्रॉप लगाया जाता है, ठीक है। और ठंडा में कौन सा लगाया जाता है, तो आपका रबी क्रॉप लगाया जाता है। इसीलिए देखते हो रबी क्रॉप जो है आपका क्या होता है, ठंडा में लगाया जाता है। और फिर गर्मी में जैसे कि गेहूं हो गया, गेहूं क्या है आपका रबी क्रॉप है, ठंडा में लगाते हो, गर्मी में फिर दौनी करते हो। तो रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, सीजन इसका अच्छे से समझ लेना, यहां से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जितना भी आपका कल्चर है, जैसे कि सेरीकल्चर किससे रिलेटेड है पूछ लिया था, एपीकल्चर किससे रिलेटेड है, सेरीकल्चर सिल्क से रिलेटेड है, एपीकल्चर जो आपका हनी निकालने का जो हम लोग जो मधुमक्खी पालन होता है उससे रिलेटेड है। उसके तो कल्चर वाला पढ़ लेना, 5 6 10 बस मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद व्हाइट रिवोल्यूशन से बहुत, रिवोल्यूशन एंड ऑपरेशन, जैसे कि आपका व्हाइट रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड था, तो आपका मिल्क से रिलेटेड था। ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड था, तो मिल्क से रिलेटेड था। वर्गीस कुरियन किस चीज के लिए जाने जाते हैं, तो फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन। ये 2-3 बार क्वेश्चन ये सब रिपीट हो चुका है। तो जितने भी आपके रिवोल्यूशन है और ऑपरेशन याद रख लेगा, जितना आपको करवाया गया। गोल्डन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, बागवानी। ब्राउन किससे रिलेटेड है, तो आपका ब्राउन जो होता है आपका फर्टिलाइजर से रिलेटेड होता है, ठीक है। येलो किससे रिलेटेड है, तो ऑयल सीड से रिलेटेड है, तिलहन से रिलेटेड है। तो जैसे गोल्डन पूछा गया था, ब्राउन पूछा गया था, येलो पूछा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद होता है नेक्स्ट आपका कि कौन सा स्टेट है, ठीक है,
किस चीज में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, हमेशा इससे भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। जैसे कि पूछा गया था कि चाय का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए चाय का जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो असम है। सिल्क का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो वो आपका कर्नाटक है। केसर का सबसे लार्जेस्ट ज्यादा प्रोड्यूसर कौन है, तो वो आपका जम्मू एंड कश्मीर है। उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चन फैक्ट्स बेस पूछ लेते हैं, जैसे कि सुगर बोल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, मतलब चीनी का कटोरा किसको बोलते हैं, तो हम लोग यूपी को बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके का आपको राइस बोल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, तो आंध्र प्रदेश को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। या गोदावरी डेल्टा जो है उसको भी हम लोग बोलते हैं, मतलब धान का कटोरा किसको बोलते हैं, तो चीनी का कटोरा, धान का कटोरा। तो फैक्ट बेस्ड रहते हैं, तो ये सभी आपको थोड़ा देख लेना है, बाकी आपको ये मिल जाएगा। उसी तरीके से जूट हो गया, जूट पूछ लिया था कि जो सुनहरा रेशा किसको बोलते हैं, गोल्डन फाइबर। तो इसीलिए मैं जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूं, चाहे मैंने इंडस्ट्री ही पढ़ाया, उद्योग भी पढ़ाया हुआ है, तब भी मैंने इस सब चीज को बोला है। जैसे कि गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा किसको बोला जाता है, तो जूट को बोला जाता है। फिर से फसल चक्र क्या होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप का जो फार्मिंग होता है, जैसे फसल चक्र पूछा गया था, तो क्या होता है फसल चक्र, क्या होता है, मतलब एक ही लैंड पे, ठीक है, मतलब सीजन वाइज अलग अलग क्रॉप को हम लोग ग्रो करते हैं, तो उसको फसल चक्र बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिक जो मैंने आपको क्या बताया, एग्रीकल्चर में पूरा किस किस टाइप का रबी होता है, खरीफ होता है, कैश क्रॉप क्या होता है, वो सब आप पढ़ लोगे, कौन सा सीजन में वो पढ़ लोगे। कल्चर पढ़ोगे, सेरिकल्चर, एपीकल्चर क्या होता है, रिवोल्यूशन पढ़ोगे, व्हाइट रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, ये सब पढ़ लोगे, ठीक है। और कौन सा स्टेट क्या ज्यादा प्रोड्यूस करता है वो देखोगे, बेसिक फैक्ट्स देखोगे, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन बार बार ये भी रिपीट होता है कि कौन सा ऐसा राज्य है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर जो है यूज करता है पर हेक्टर, तो पंजाब। और कौन सा ऐसा स्टेट है जो आपका ट्यूबवेल आपने देखा होगा, ट्यूबवेल या नहर से सबसे ज्यादा सिंचाई करता है, ट्यूबवेल और नहर से, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये बड़ा फैक्ट आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आप एग्रीकल्चर में याद रखोगे, कुल से भी पूछा जाता है। जैसे कि पूछा गया था कि जो कॉटन जो होता है और जूट जो होता है, ये किस कुल का, ठीक है, क्रॉप है, फसल है, तो याद रखेगा मालावेसिया, ठीक है, मालावेसिया। उसी तरीके से आपको पूछ लिया था, ये आप घबराओ मत, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं बस इतना याद रख लो, 2-4 और होगा मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। मालावेसिया, कॉटन एंड जूट जो है मालावेसिया फैमिली से। उसी तरीके से टमाटर हो गया और आपका आलू हो गया, ये सोलोनेसी फैमिली से। कौन सा, सोलोनेसी। तो अभी तो एटलीस्ट इतना याद रखो, टमाटर और आलू सोलोनेसी फैमिली से है, ठीक है। और कॉटन एंड जूट जो है आपका मेलेवेसिया फैमिली से, मेलेवेसिया कुल से, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे बम्बू ड्रिफ्ट, मतलब बंबू का यूज करके ड्रिफ्ट सिंचाई होता है, इरिगेशन होता है, कहां यूज किया जाता है, तो मेघालय में यूज किया जाता है, डायरेक्ट इसको यूज कर। अब देखो 2-3 क्वेश्चंस आपको ऐसे लग रहे होंगे कि सर ये कहां से आता होगा, जैसे ये बंबू ड्रिफ्ट। तो इसके लिए क्या होता है, मैं आपको एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे हर एग्जाम का, तब आप कहते हैं ना, मतलब 99, 95, 96 तक भी क्वेश्चंस आप करेक्ट कर पाओगे। बट बोलते हैं अपने आप को जलाना होगा उस चीज के लिए, तपना पड़ेगा, बट उतना जरूरत नहीं है। अगर आप मान लो कि 100 क्वेश्चन आता है, उसमें अगर आप 85 से 90 क्वेश्चन कर ले तो 2-4-5% छूट जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक है। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। अब देखो, क्योंकि जो मैक्सिमम लोग क्या होंगे पता है, वो लगे रह जाएंगे, अभी लास्ट समय आएगा वो लगे रह जाएंगे, हिस्ट्री में उनका पूरा समय खत्म हो जाएगा, साइंस में पूरा खत्म हो जाएगा। इसीलिए एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए हर सब्जेक्ट में आखिर पढ़ना क्या, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया आपका एग्रीकल्चर में, ठीक है, कि क्या क्या आपको पढ़ना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है, ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत मेहनत से इस वीडियो बनाया जा रहा है, थोड़ा लंबा है, आपको सुनना है। सॉइल, मिट्टियां, भारत की मिट्टियां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए भारत की मिट्टी में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए मिट्टी का जब हम लोग बात करें तो 3 तरीके का मिट्टी से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है आपका एलुवियल सॉइल, ठीक है, एक है आपका लेटराइट सॉइल, एक है आपका ब्लैक सॉइल, ठीक है। इसको छोड़ के बाकी भी पढ़ना है, पर ये 3 मेन है। जैसे एलुवियल सॉइल पे एक्सरसाइज के पेपर में आपको पूछ लिया था स्टेटमेंट में कि जो एलुवियल सॉइल है, ठीक है, वो जो है आपका भारत का 40 से 43% पे मिलता है, स्टेटमेंट बेस पे था, ठीक है, एलुवियल सॉइल। ये क्या होता है, ऐसे सॉइल्स होते हैं जो नदियों के द्वारा बहा के लाया जाता है। तो ये 2 स्टेटमेंट ही सही था, तीसरा वाला गलत था, अगर आपने पेपर देखा है तो, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल, जो नया वाला एलुवियल सॉइल उसको हम लोग खादर बोलते हैं, पुराना वाला को हम लोग बांगर बोलते हैं, तो अच्छे से याद रखिएगा। लेटराइट सॉइल से आपको क्या क्या पूछा गया था, तो लेटराइट सॉइल आपको याद रखिएगा, जहां कम बारिश होता है वहां लेटराइट सॉइल दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में मिलता है। कौन सा कहां मिलता है वो सब देख लेना, ठीक है। तो लेटराइट सॉइल से पूछा गया था जो लीचिंग होता है, निछेलन, वो किसमें देखने को मिलता है, जब बारिश पड़ता है तो लीचिंग होता है, तो जो लेटराइट सॉइल है वो लीचिंग के द्वारा ही फॉर्म होता है। तो लीचिंग किससे रिलेटेड है, निछेलन, तो लेटराइट से। और याद रखिएगा जो लेटराइट आपका जो सॉइल है, पूछा गया था जो आपका काजू जो होता है किस टाइप के आपका सॉइल में होता है, या लाल लेटराइट सॉइल के लिए किस फसल के लिए सबसे अच्छा होता है, तो काजू के लिए होता है, ये भी पूछा गया। ब्लैक सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी स्टेटमेंट बेस बना देता है। ब्लैक सॉइल याद रखिएगा, इसका बहुत जो काली मिट्टी होती है इसको हम लोग रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, कॉटन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें जल धारण करने की क्षमता और नमी बनाए रखने की क्षमता भी होती है, और इसको श्वेत जोत मिट्टी भी बोलते हैं, क्योंकि जब ये सूख जाता है तो ये टूट जाता है। तो ये आपका ब्लैक सॉइल है। एक पीट सॉइल पे आया था, तो ये कॉमन सेंस का बात था, अगर आपको पता है पीट सॉइल जो होता है, मैंने पढ़ाया है, ये दलदली वाला क्षेत्र में मिलता है। तो ऑप्शन में था कि इसमें कहां आपका पीट सॉइल नहीं मिलता है, ठीक है। तो पीट सॉइल जो है आपका यूपी में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दलदली वाले क्षेत्र में मिलता है। तो प्लीज एलुवियल पढ़ लेना, लेटराइट पढ़ लेना, ब्लैक पढ़ लेना, यहां जो मैंने बोला स्टेटमेंट में जितना आपको पढ़ाया गया बस उतना आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉइल।
उसके बाद है आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, ये आपका मॉनसून। क्या है आपका मॉनसून? यहां से क्वेश्चंस आपके रहेंगे ही रहेंगे, कंफर्म है, ठीक है। अब मॉनसून तो अगर हम लोग बात करें तो देखिए, मॉनसून में अगर हम लोग बात करें तो भारत का अगर स्थिति देखें तो भारत में जो सबसे ज्यादा मॉनसून मतलब क्या होता है? डायरेक्शनल शिपमेंट ऑफ एयर। एयर का जो शिपमेंट होता है, ठीक है, एयर का जो शिपमेंट होता है, ठीक है, वो आपका, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉनसून, ठीक है। क्योंकि जैसे हवा शिफ्ट होगा एक डायरेक्शन दूसरा, और हवा के साथ क्या आता है? बादल आता है, बादल के साथ क्या होता है? बारिश होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉनसून, ठीक है। तो मॉनसून सबसे, भारत में जो सबसे ज्यादा वर्षा होता है वो होता है आपका वेस्टर्न, आपका दक्षिण पश्चिम, ठीक है, मतलब साउथ वेस्टर्न मॉनसून के कारण होता है, ठीक है। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है आपका मॉनसून से, वो पूछा गया आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, दैट मींस आपका पश्चिमी विक्षोभ से पूछा गया। पश्चिमी विक्षोभ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया? सबसे पहले उत्तर भारत में जो ठंड में जो आपका बारिश होता है वो किस कारण से होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ से, पहला क्वेश्चन। यही क्वेश्चन ट्विस्ट कर देगा कि दक्षिण भारत में जो आपका तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है उसमें ठंड के मौसम में किस मानसून के कारण बारिश होता है? तो लौटते हुए मानसून के कारण, या इसी को हम लोग बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून के कारण। पर दक्षिण भारत में अगर नहीं दिया, उत्तर भारत में पूछा गया था कि उत्तर भारत में जो आपका जो बारिश होता है, स्पेशली आपका जो पंजाब वाला क्षेत्र है, हरियाणा वाला क्षेत्र है, ठीक है, जो रबी फसल के लिए बहुत अच्छा होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। ये एक साइक्लोन है, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है। और दूसरा क्वेश्चन इसी से पूछा गया था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, पश्चिमी विक्षोभ से, कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो नमी जो है अपना कहां से ग्रहण करती है, ठीक है, तो आपका वो मेडिटेरियन सी से करती है, ठीक है, याद रखिएगा। ये दो क्वेश्चन आपको पूछा गया था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। बाकी आपका मैंगो सावर क्या होता है? ठीक है, मैंगो सावर क्या होता है, आपका काल बैसाखी क्या होता है, नॉर्वेस्टर क्या होता है, कॉफी बारिश क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि आम वर्षा क्या है, तो पूछा गया था आम वर्षा कहां होता है? तो जो गर्मी का जो महीना होता है, जिसमें कि उत्तर भारत में आप देखते हो, जैसे हम लोग बिहार में लू बोलते हैं, तो उसी को दक्षिण भारत में क्या होता है? जैसे कि कर्नाटका हो गया, केरल हो गया, वहां कर्नाटका नहीं था तो आपको केरल मारना है, दक्षिण भारत में केरल लिखा हुआ है तो केरल मारना है। तो दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, उसमें गर्मी का महीना में जो आपका ये हवा चलती है, साथ में बारिश आती है, तो उसको क्या बोला जाता है? आपको मैंगो सावर। तो मैंगो सावर आम वर्षा कहां देखने को मिलता है? तो केरला और कर्नाटका। उसी तरीके से काल बैसाखी और नॉर्वेस्टर ये कहां देखने को मिलता है? तो आपका असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, ये उसमें क्या आपको देखने को मिलता है? तो वेस्ट बंगाल और असम में आपको क्या देखने को मिलता है? तो आपको याद रखना है आपका काल बैसाखी और नॉर्वेस्टर। कॉफी बारिश, या इसको चेरी ब्लॉसम भी बोला जाता है, कॉफी का बारिश, ये भी आपको केरल और कर्नाटका में देखने को मिलता है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ बेसिक टर्म है जो आपको देखना है, जैसे ITCZ क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स, ये सब क्या है थोड़ा सा आपको समझना है, 4-5 वर्ड है, ठीक है। ITCZ क्या है, ENSO क्या है? तो ITCZ पे तो पूछा नहीं गया, बट हो सकता है आपको पूछ लिया जाए। ENSO पे पूछा गया था, एल नीनो ये सब जो होता है, तो 2-3 कंसेप्ट है, उस पर कभी डील कर लेंगे, बट ये उतना डिफिकल्ट नहीं बोलता है, वो फुल फॉर्म पूछ लेता है। जैसे ITCZ का फुल फॉर्म क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स। नेक्स्ट आपको पूछ लिया जाता है एल नीनो, ENSO क्या है? तो एल नीनो, ठीक है, एल नीनो ENSO का एक बार फुल फॉर्म देख लेना। एल नीनो क्या था? ऑब्जर्व, ENSO एल नीनो से रिलेटेड है, ENSO ITCZ, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो मॉनसून वाला मैंने आपको बताया है, दक्षिण पश्चिम मॉनसून देख लोगे, उससे सबसे ज्यादा बारिश होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देख लोगे, और रिट्रीटिंग लौटता हुआ मॉनसून देख लोगे, और मैंगो सावर ये सब देख लोगे, यही से क्वेश्चन आपका रहेगा। नेक्स्ट आपको पढ़ना है उद्योग, इंडस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन रहता है। इस बार पूछा गया था कि जो भारत का जो पहला जो जूट मिल आपका लगा था वो कहां लगा था? तो रिसार में लगा था, कोलकाता में लगा था 1855 में। तो उद्योग से हमेशा रहता है। तो पहला तो आपको ये पूछा गया था अभी ASI में, ठीक है, जूट वाला पूछा गया था, कहां लगाया गया था पहला जूट का मिल? तो रिसार कोलकाता में लगाया गया था। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि पहला सीमेंट का फैक्ट्री कहां लगाया गया था? तो सिंदरी में लगाया गया था। एक बार पूछा गया था कि जो कुकिंग कोल होता है, कुकिंग कोल किस टाइप के इंडस्ट्री के लिए यूज के लिए होता है? तो कुकिंग कोल जो होता है ये इस्पात के लिए होता है, स्टील के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद एक बार पूछ लिया गया था, ये सब आपको PDF में मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है, बस आप देख लो कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा है। उसके बाद टिस्को से पूछा गया, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, दिमाग में रखिएगा, 4 ऑप्शन दे देता है, इसका पता नहीं उनको क्या मतलब, इससे क्या प्रेम है। पूछ लिया था तो इसमें कौन सा ऐसा कंपनी है जो मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, ठीक है, हर बार पूछता है। इस बार भी पूछ लिया था ASI के एग्जाम में, इसमें से कौन सा ऐसा कंपनी है जो मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, ठीक है। तो मल्टीनेशनल कंपनी जो नहीं है उसमें दिया हुआ था, सेल दिया हुआ था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, वो क्या है? एक मल्टीनेशनल कंपनी नहीं, बाकी कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, सब मल्टीनेशनल कंपनी। इस पे थोड़ा एक टिस्को पे पूछा गया था, पूछा गया टिस्को किस टाइप का कंपनी है, प्राइवेट है, ठीक है, पब्लिक है, या दोनों का मिक्स्ड अप है? तो ये एक प्राइवेट कंपनी है, 1907 में जमशेदपुर में ये फॉर्म हुआ था, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, प्राइवेट है, ठीक है। उसके बाद ऑयल रिफाइनरी पढ़ोगे, ठीक है, पूछा गया था, ये भी इंडस्ट्री में डाल दे रहा हूं, ऑयल रिफाइनरी। जैसे नुमालीगढ़ पूछा गया था, तो नुमालीगढ़ हो गया, ठीक है, ये कहां है? तो ये आपका असम में है नुमालीगढ़, ये पूछा गया था। ये जो रिफाइनरी है
नुमालीगढ़ कहाँ है, तो आपका यही है। दिग्बोई सबसे पहला था, ठीक है, सबसे पहला जो ऑयल रिफाइनरी था दिग्बोई था, वो भी आपके असम में था, वो सब आपको करवाया गया। तो नुमालीगढ़ और अंकलेश्वर पूछा था, तो नुमालीगढ़ जो है बेसिकली ये कहाँ आपका असम में है, और अंकलेश्वर जो है ये आपका ये कहाँ है, तो ये आपका गुजरात में है। ये चीज आपको, तो ये ऑयल रिफाइनरी देख लो। उसके बाद रिसर्च सेंटर एकदम पक्का यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, रिसर्च जितने भी अनुसंधान केंद्र, जैसे कि आपको पूछ लिया था कि जो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का है, जिसको हम लोग अभी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं, क्या वहां लिखा होगा इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च, तो ये देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का है, देहरादून में 1906 में फॉर्म हुआ था। एक बार पूछ लिया था कि सरसों अनुसंधान कहाँ है, तो ये आपका राजस्थान के बाड़मेर में, ठीक है। तो ये देख लेना एक बार, एक क्वेश्चन रहेगा, सब चीज आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको मैंने स्टैटिक में भी पढ़ा है। उसके बाद आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट मतलब जहां से हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, तो न्यूक्लियर और थर्मल, ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। परमाणु वाला भी और आपको जहां से कोयला से बनता है दोनों, ठीक है। तो न्यूक्लियर आपको याद रखने से पूछा था कि भारत का पहला जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो कौन सा था, तो तारापुर था। वो आपका कहाँ है, आपका महाराष्ट्र में। बहुत अच्छे से ये सब करवाया हुआ है। तारापुर हो गया, बुलंदशहर हो गया। बुलंदशहर जो है आपका ये कहाँ है, बुलंदशहर में कौन सा है, नरोरा। नरोरा पावर प्लांट कहाँ है, नरोरा पावर प्लांट, तो आपका मैंने करवाया था बुलंदशहर, ठीक है। सब चीज आपको करवाया। एक पूछा गया था कि कौन सा इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि भारत के मतलब इंडिजीनियस है, मतलब भारत के द्वारा ही बनाया गया, बाहर से हेल्प नहीं लिया गया, तो है आपका कलपक्कम, जो कि आपका अच्छे से याद रखिए, कलपक्कम या इंदिरा गांधी, इसको न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बोला जाता है, या कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बोला जाता है, जो कि आपका चेन्नई, आपका तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद थर्मल पावर प्लांट भी आप देखोगे, जैसे कि कवास हो गया। कवास क्या है, गुजरात में है। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, तो ये है आपका दीनबंधु छोटूराम थर्मल। जो एक दो पॉइंट नया लग रहा है उसको लिख लेना है। दीनबंधु हो गया, कहाँ है, तो हरियाणा में। कवास कहाँ है, तो गुजरात में, ठीक है। और एक आपका पूछा गया था कहलगांव, तो ये तो बिहार से रिलेटेड था कि कहलगांव थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, तो कहलगांव जो है ये आपका भागलपुर में है, ठीक है, ये बिहार में है, याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा कि विंड एंड सोलर एनर्जी, इस बार पूछा गया था कि विंड एनर्जी सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, तो तमिलनाडु और गुजरात का नाम सबसे ज्यादा आता है विंड एनर्जी में। वही सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, तो आपका वो करता है आपका कौन, राजस्थान। देखिए एकदम आंखों के सामने में रख दे रहा हूं कि आपको पढ़ना क्या, ठीक है। तो ये हो गया आपका उद्योग। उसके बाद है आपका ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में आपको मतलब परिवहन, परिवहन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पोर्ट मतलब बंदरगाह। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, आज तक जब भी पूछा गया है इसी से पूछा गया, ठीक है, बंदरगाह, ठीक है। तो याद रखिएगा जैसे कि मजगांव, ऐसे इसको आप स्टैटिक में भी पढ़ोगे, मजगांव डॉकयार्ड। ये क्या है, एक मरमा गांव है, वो क्या है, बंदरगाह है, ये डॉकयार्ड है। तो मजगांव डॉकयार्ड कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। नावासेवा, जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बोला जाता है, ये कहाँ है, तो ये आपका महाराष्ट्र में है। उसके बाद कोलकाता जो पोर्ट है, इसको हेल्प करने के लिए कौन सा पोर्ट बनाया गया था, ये पूछा गया, तो हल्दिया पोर्ट, ठीक है। और कोलकाता पोर्ट एकमात्र ऐसा पोर्ट है जो नदी पे बना हुआ, ठीक है। तो ये है आपका कोलकाता को हेल्प करने के लिए कौन सा पोर्ट बनाया गया था, तो हल्दिया पोर्ट, ठीक है। नावासेवा ये आपका महाराष्ट्र में, इसको हम लोग जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बोलते हैं। सबसे डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है, ठीक है, गहरीला पोर्ट कौन सा है, तो आपको पता होगा विशाखापट्टनम, जो कि एक नेचुरल पोर्ट है। तो ये सब चीज आपको पढ़ाया गया, ठीक है। कॉरिडोर से क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉरिडोर मतलब होता है गलियारा, जैसे कि पूरब से पश्चिम गलियारा किसको कनेक्ट करता है, तो पोरबंदर और सिलचर को। सिलचर असम में है, पोरबंदर आपका कहाँ है, आपको गुजरात में है। उत्तर से दक्षिण किसको कनेक्ट करता है, उत्तर से दक्षिण जो गलियारा है, तो कन्याकुमारी और आपको कश्मीर को कनेक्ट करता है। तो ये बेसिक वाला चीज है, देख लेना। एक बीआरओ का पूछा था कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1960 में। बाकी रेलवे जोन ये सब जो मैंने आपको करवाया वो देख लेना, बट अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए इससे पूछे गए, ठीक है। और कुछ एक दो फैक्ट बेस पूछेंगे, वो मैंने आपको लिख दिया है उसमें, आपको पीडीएफ में। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि लंबा टॉपिक है, आपको याद करना है, बाकी इसके बाद छोटा सब टॉपिक है एकदम, ठीक है। भारत का भौगोलिक स्थिति, भारत का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, उससे क्वेश्चंस हमेशा रहता है। जैसे भारत को अगर मैं आपके सामने रख दूं पूरा मैप में, तो क्या क्या उससे आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं कि भारत जो देश है, ठीक है, उसका बाउंड्री से कि किस किस देश से लगता है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, कर्क रेखा है, कितने राज्य से पास होता है, वो पूछ लिया जाता है। जो आपका समय रेखा है, वो कौन से राज्य से कितने राज्य से पास होता है, वो पूछ लिया जाता है। वो जो समय रेखा है वो कितना, जो हमारा जीएमटी है, ग्रीनविच टाइम, वो कितना आगे है, वो भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखते हैं एक बार, इसको बहुत अच्छे से मैंने करवाया, एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो भारत का कौन सा ऐसा कौन सा ऐसा देश है जिससे सबसे ज्यादा बाउंड्री हम लोग शेयर करते हैं, तो सिंपल है, 4096 करते हैं। किससे, तो बांग्लादेश से करते हैं, ठीक है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, तो कौन सा राज्य है, तो बांग्लादेश, जो बंगाल है वो सबसे ज्यादा बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करता है। तो दोनों बांग्लादेश से ही रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। उसके बाद पूछ लिया था साइज, मतलब कौन सा राज्य है, 4 राज्यों को आपको पता होना चाहिए कि साइज, सबसे बड़ा साइज किसका है, तो राजस्थान का है। उसके बाद आपका किसका है, आपका मध्य प्रदेश का है। उसके बाद किसका है, महाराष्ट्र का है। उसके बाद किसका है, यूपी का है। तो साइज वाइज जो आपको करवाया गया है वहीं से क्वेश्चन रहेगा। तो एक क्वेश्चन इस पे था, साइज मतलब स्टेट का जो साइज है उस पे था। एक क्वेश्चन था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कौन से राज्य से होकर गुजरता है, टोटल 8 राज्य से होकर गुजरता है, बहुत ही आसान है, जिसमें कि 2 आपका नॉर्थ ईस्ट में है, मिजोरम और त्रिपुरा। हमेशा याद रखना, मिजोरम और त्रिपुरा से पास होता है, बट मणिपुर से पास नहीं होता है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सा
स्टेट है उससे पास होता है, ये तो पता ही होना है। और कौन सा ऐसा स्टेट है जो आपका जस्ट जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कर्क रेखा उसके जस्ट उत्तर में है, ठीक है। तो आपको याद रखिएगा मणिपुर, और याद रखिएगा जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। वही दक्षिण में आएंगे 23.5 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका मकर रेखा, ठीक है। सब समझ के रखना। तो ये हो गया टॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, मणिपुर हो गया। नॉर्थन मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो इंदिरा कॉल है, ठीक है। साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद कैप ऑफ कैमोरिन क्या है, ठीक है। ये सब पढ़ लेना एक बार, ठीक है। इतना तो आप समझ ही रहोगे कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं। जैसे कि नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट आपका पूछ लिया, तो सबसे उत्तर वाला लास्ट बिंदु क्या है, तो इंदिरा कॉल है जो कि लद्दाख में। सबसे लास्ट वाला दक्षिणम बिंदु भारत का कौन सा है, तो वो जो है अगर मुख्य भूमि पे अगर बात करें तो कैप ऑफ कैमोरिन है जो कि आपका कन्याकुमारी में है, ठीक है। और अगर आपको अगर आइलैंड को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबर में, ठीक है। ये सब चीज याद रखना, नॉर्थर्न पॉइंट, साउथर्न पॉइंट। और जो मैंने आपको बताया जो हमारा समय रेखा है जो कि जीएमटी से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। 5 राज्यों से होकर गुजरता है, आपको पता होगा, यूपी, मध्य प्रदेश, आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ये सब चीज आपको याद रखना है, ये भी पूछा गया है। और कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे। इसका कितना है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। उसके बाद कोस्टल के बारे में पढ़ लेना। जैसे कि हमारा कौन सा राज्य है, 9 ऐसा राज्य है जो जिसका कोस्टल लाइन है, मतलब जो सी से अपना बाउंड्री शेयर करता है। और ये भी पढ़ लेना कि किसको कोस्टल, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि इस वाले भाग को हम लोग कोरोमंडल बोलते हैं, यहाँ वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, मालाबार बोलते हैं, यहाँ वाला भाग को क्या बोलते हैं, कोंकण बोलते हैं। तो ये सब पढ़ लेना, कौन सा वाला कोस्टल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं। उसके बाद आइलैंड से भी मैंने बहुत अच्छे से आपको करवा दिया है, ठीक है। लक्षद्वीप के बारे में अलग बता दिया है, और अभी ये आपको अंडमान एंड निकोबार के लिए बहुत अच्छे से मैंने पॉइंट्स लिख दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो लक्षद्वीप किस चीज से बना हुआ है, तो कोरल से ये बना हुआ है, कोरल से बना हुआ है, ठीक है। सैडल पीक से पूछ लिया था सबसे ऊंचा चोटी इसका क्या है, मैंने बता दिया था, सैडल पीक उत्तरी अंडमान का सबसे ऊंचा चोटी है। और जल डमरू मध्य है, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे पाक स्टेट भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो सिर्फ ये तो इजी था, जितना और है वो भी मैंने बहुत अच्छे से ड्रॉ करके दिखाया है। तो बस ये एक टॉपिक और आपको कर लेना है, और ये है, और बाकी ये सब आपको डायरेक्टली मैंने आपको बताया। जैसे राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क आपको कर लेना है, ठीक है। जिम कॉर्बेट, जितना भी मैंने जिम कॉर्बेट हो गया, बांदीपुर हो गया, ये सब जितना भी हो गया सब कर लेना है। टाइगर रिजर्व कर लेना है, एलिफेंट रिजर्व भी करना है। टाइगर रिजर्व याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा जो है नागा अर्जुन श्री सिलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। और साथ में आपका एलिफेंट रिजर्व भी याद कर लेना है। जैसे इस बार ही पूछ लिया था लेमेरू, बहुत अच्छे से टू द पॉइंट मैंने पूरा समझाया है, ठीक है। यूट्यूब पे भी पूरा वीडियोस पड़ा हुआ है, और श्योर सिलेक्शन ग्रुप में इसका पीडीएफ भी डाला गया है। तो एलिफेंट रिजर्व, लेमेरू एलिफेंट रिजर्व, एक भी ऐसा चीज नहीं है जो हमने सिर्फ पढ़ा के निकल गए हैं, ठीक है। कि पढ़ना तो आपको बस मैं पढ़ाता हूं, निकल जाता हूं भर के आपके दिमाग, नहीं। जो हमने याद किया, जैसे हमने याद किया, बस हमने उसको आपको याद करवाया है हर एक क्लास में, ठीक है। तो एलिफेंट रिजर्व, लेमेरू वाला आपका आया हुआ था। टाइगर रिजर्व आपको ये भी पूछ लिया गया कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो कैलाश संकला को। तो ये टाइगर मैन, वाटर मैन, फॉरेस्ट मैन, इसका मैंने एक स्पेशल शॉर्ट नोट्स भी आपको दिया था, ठीक है। तो टाइगर और एलिफेंट रिजर्व याद करोगे। बायोस्फीयर रिजर्व, यहां से भी 2008 में भी क्वेश्चन आया था, 1275 का प्री में भी क्वेश्चन आया था। एग्जाम में जाने से पहले मैंने बस फोटो डाला था, क्वेश्चन आया था, ठीक है। सबसे उत्तरी, ठीक है, जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो वो है आपका पोल डिजर्ट है, याद रखिएगा। तो बायोस्फीयर रिजर्व आपको याद करना है। फॉरेस्ट भी आपको देखना है, ठीक है। पूछ लिया गया था कि सबसे जो एवरग्रीन सदाबहार वन भारत में कहां मिलता है, वो भी आपको देखना है। और 4-5 ही लाइन है बस, जो मैंने शॉर्ट्स में दिया है, बस उतना ही आपको देखना है। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया था कि चंदन हो गया, शीशम हो गया, ठीक है, ये सब किस टाइप के वन में मिलते हैं, तो वो देख लेना। और सदाबहार वन कहां मिलता है, 3 आपका जो देखना है, ठीक है। सदाबहार वन हो गया, ठीक है। ये चंदन वाला जो मैंने बताया, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट में ये सब आता है, वो देख लेना। और एक मैंग्रोव फॉरेस्ट देख लेना बस। और बिहार के रेस्पेक्ट में भी आपको पढ़ना पड़ेगा फॉरेस्ट वाला, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछ लिया था, देख लेना बिहार वाला, कि बिहार का सबसे ज्यादा जो घना वाला जो वन है वो कहां मिलता है, ठीक है। तो उसमें कैमूर नहीं दिया हुआ था, पश्चिमी चंपारण, तो पश्चिमी चंपारण उसमें मार सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट है कि जो फसल का जो, जैसे कि जया, पद्मा, सुगंधा, ये क्या है, राइस का क्या है, किस्म है, उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी मैंने आपको करवा दिया पीडीएफ में। और एक एनिमल, जैसे मुर्रा हो गया, सुरती हो गया, ये सब किसका, आपका कौन सा एनिमल का ये आपका प्रजाति है, तो ये आपका भैंस का है। तो ये वाला भी याद रखना, फसल वाला भी याद रखना, और एनिमल वाला भी याद रखना। सेंसस देख लेना, यहाँ से क्वेश्चंस रहते हैं। बिहार और इंडिया का दोनों का सेंसस बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको करवाया है, ठीक है। लास्ट में एक चीज है, देखो क्या क्या, जैसे बेसिक क्वेश्चन, बोट रेस किस राज्य में, इसको स्टैटिक में भी आप कवर कर सकते हो। केरल में बोट रेस होता है। नेफा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। हिंदुकुश माउंटेन जो है भारत का जो उत्तरी बॉर्डर बनाता था, वो हिंदुकुश माउंटेन बनाता था। ये बेसिक है, कहीं कहीं आप जब पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। निकनेम वाला देख लेना, जैसे नवाबों का साल किसको बोला जाता है, तो ये आपको मैंने स्टैटिक में मैंने कवर किया होगा, ठीक है। निकनेम ऑफ द सिटीज, नहीं किया होगा तो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। निकनेम ऑफ सिटी,
बिहार का मैपिंग पक्का देख के जाना, दो क्वेश्चंस मेंस में सिर्फ मैपिंग पे आया हुआ था, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, अच्छे से बहुत प्यार से मैंने पढ़ा है, पूरा यूट्यूब पे भी होगा ये। बिहार का बेसिक देख लेना, ये भी मैंने आपको करवा दिया, बिहार का बेसिक 2 वीडियो मैंने एक्स्ट्रा भी अभी डाल दिया है। जैसे कि बिहार का पूछ लिया था एरिया कितना है, तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और बिहार का रिवर भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये टोटल 15 से 16 क्वेश्चन हो जाएंगे अगर बिहार का भी मैं इंक्लूड कर देता हूं, ठीक है। और कुछ ब्रिज से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे जयप्रकाश नारायण ब्रिज किस रिवर पे बना हुआ है, तो गंगा पे। तो ये सब मैं कवर कर लूंगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है बिहार वाला में, पर जितना हो गया उसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा जितना हम दे रहे हैं। फिर से कहता हूं, ना ही कोई इस लेवल पे जाके आपको एनालिसिस करके देगा, ना ही आप ऐसे टाइप के वीडियोस देखोगे, ठीक है। क्योंकि जब हमने इसको किया है हमें पता है इसी से होगा और ऐसे ही होगा। क्योंकि जिस दिन आपने ये समझ लिया कि कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, और वो पढ़ा के जाएगा, वो सब चीज पढ़ा के जाएगा, क्योंकि उसको एग्जाम नहीं देना है, एग्जाम आपको देना है। उसे ज्योग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, वो एकदम डीप में आपको पढ़ा के जाएगा, इतना आपको पढ़ा के जाएगा कि आपको लगेगा क्या बहुत मजा आ रहा है। बट याद रखिएगा, अगर जितना भी टॉपर का आपने इंटरव्यू देखा है, ठीक है, तो आपने एक चीज जरूर देखा होगा कि पढ़ना वो है कि जो एग्जाम में यार पढ़ना उतना है जिसको आप वहां प्रोड्यूस कर पाओ। तो ये आप पे डिपेंड करता है, अभी भी समझने का आपके पास समय है। अगर अभी नहीं समझे तो आप जब समझोगे तब तक लेट हो जाएगा। तो वेल प्रिपेयर्ड रहे, अपने बौद्धिक क्षमता, अपना आईक्यू को भी यूज करें, क्योंकि हमेशा याद रखिए कि एग्जाम जब आप देने जाओगे 10 से 15 एक महीना पहले जब डेट आ जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का जो कोर कंसेप्ट के साथ फैक्ट भी आपको याद रहना है। ये तभी हो पाएगा जब आपको पता होगा कि मुझे यही पढ़ना है और इसी को बार बार पढ़ना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। सब समेटने के चक्कर में नहीं रहिएगा और ज्यादा ग्रंथ पढ़ने के भी चक्कर में नहीं रहिएगा। पीवाईक्यू के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें। मैं इंश्योर करता हूं जिस तरीके से 1275 में इस लेवल तक सिलेक्शन हुआ है, आप भी उसी लिस्ट में होंगे। जय हिंद।